अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है खैर से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 7 केमिस्ट्री का, क्लास 10 का। ये है फर्स्ट चैप्टर। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा काइनेटिक थ्योरी और डिफरेंट गैस लॉज। हमारी बुक में पहले से ही काइनेटिक थ्योरी को एज अ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी डिस्कस किया हुआ है। यानी ये एक ऐसी थ्योरी है जो डिफरेंट गैसेस के बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करती है। और आज जो ये बिहेवियर्स हैं वो लॉज की शक्ल में पढ़े जाएंगे। हमारे पास बेसिकली 3 लॉज हैं, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। और इन लॉज में बेसिकली 4 पैरामीटर डिस्कस हो रहे हैं। ये 4 पैरामीटर कौन कौन से हैं? इनमें एक है टेम्परेचर, एक है प्रेशर, एक है वॉल्यूम और एक है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तस्वर कर लो आप, यानी जितने मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा होगी मोल उतने ज्यादा होंगे। वॉल्यूम, वो मॉलिक्यूल्स जो गैस के हैं कितनी जगह घेरते हैं वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। और प्रेशर मीन्स गैस पर कितना प्रेशर लगा है, और टेम्परेचर मीन्स उस गैस के इर्द गिर्द कितना दर्जा हरारत है। तो आप ये जो पैरामीटर्स हैं इनको जब डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ में, तो आप बेसिकली सिर्फ 2 पैरामीटर डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम एंड प्रेशर। वॉल्यूम और प्रेशर के अलावा टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेंगे, मतलब हम ये जानकर चलेंगे उनमें कोई तब्दीली नहीं है। जब हम चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे तो हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे, जबकि वॉल्यूम और टेम्परेचर के अलावा प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट तस्वर करेंगे। और जब हम एवोगैड्रोस लॉ की तरफ जाएंगे तो वहां पर हमारे पास वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के दरमियान रिलेशनशिप होगा, जबकि टेम्परेचर और प्रेशर को हम कांस्टेंट तस्वर करेंगे। तो इस तरह से आपके पास एक कंपैरिजन हो गया, या आप कहें तकाबुली जायजा हो गया, जिसके अंदर आपने तीनों लॉज को एक नज़र में देखा है। अब हम इन लॉज को इन्हीं के हिसाब से समझते हैं, और बहुत ही आसान है। अगर आपको अभी तक कोई बात समझ नहीं भी आ रही है तो साथ साथ वो क्लियर हो जाएगी। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपने लिखने का तरीका समझना है। जो हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान एक रिलेशनशिप है जो बॉयल्स ने बताया था, इसलिए इस लॉ का नाम बॉयल्स लॉ रखा गया है। बुक, देखो बेटा, लॉज को जब भी एक्सप्लेन करेगी तो वो कैसे करेगी? वो ऐसे कि पहले उसके बारे में समझाया जाएगा, बताया जाएगा, एग्जाम्पल दी जाएगी, और फिर आखिर में बताया जाएगा इस सब का निचोड़ एक लॉ की शक्ल में। लेकिन जब आप बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखते हो तो आपको हमेशा लॉ पहले लिखना चाहिए, जो कि हमारे टॉपिक में लास्ट में होगा। यानी आपको लॉ लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन करना है। ये एग्जाम का तरीकाकार होता है। इसलिए मैंने हर जगह पर जब चार्ल्स लॉ भी लिखा है तो वहां पर पहले नंबर पर एक्सप्लेन किया है किसको? लॉ को। और यानी पहले लॉ की स्टेटमेंट दी है, फिर लॉ को एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर 2 तरीके हो गए। अगर क्वेश्चन बना लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारे पास अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएगा? इसके अंदर बॉयल्स लॉ भी है, चार्ल्स लॉ भी है, एवोगैड्रोस लॉ भी है, तो फिर तो आपको जैसे मैं समझाऊंगा सारा ही लिखना होगा। लेकिन अगर इन चीजों को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे रखा जाए तो क्या होगा? तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में फिर आपको फायदा होगा, बस आपने ये स्टेटमेंट देनी है और साथ मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। स्टेटमेंट देनी है और मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। इस तरह से आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी कवर हो सकते हैं। अब हम चलते हैं बॉयल्स लॉ को समझने के लिए। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? देखो बेटा, बॉयल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। यानी अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। जैसे सपोज करो ये हमारे पास जे शेप के अंदर एक नाली है, एक ट्यूब है, जिसके इस तरफ ये खुली है और दूसरी तरफ बंद है। जब हमने इसमें मरकरी ऐड किया तो मरकरी ऐड करने पर यहाँ पर बबल आ गया, या कह लें हवा ट्रैप हो गई। अब आपने मरकरी एक, समझ लो, भारी धात होती है, और जब आप मजीद मरकरी इसके अंदर, जितना मरकरी था अब आपने मरकरी डबल कर दिया। जब मरकरी डबल करोगे तो यहाँ से मजीद प्रेशर बनेगा। ये समझ लो कि अगर पहले प्रेशर 760 mmHg था तो अब वो उसका डबल हो गया है। तो प्रेशर हमने डबल कर दिया है। प्रेशर डबल करने से क्या होगा? जो जितनी जगह खाली थी, वॉल्यूम ये खाली था, उतना वॉल्यूम जब जोर लगा तो कवर हो गया, कितना? आधा। मतलब अब आपको समझ में ही आया कि प्रेशर को डबल कर देने से जो वॉल्यूम है वो आधा हो जाता है। यानी जो ये हमारे पास V1 वॉल्यूम है, अगर ये डबल है तो V2 वॉल्यूम हाफ है, कम है। तो अब आपको समझ में आया कि प्रेशर को डबल कर देने से वॉल्यूम
हाफ हो जाता है। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू के तौर पर स्टेटमेंट आएगी। मैं आपको बुक से बताऊंगा अभी, लेकिन फिलहाल अब आपको समझ में आया कि ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसको आप यहाँ पर देख भी सकते हो, और अगर जब इसको आप लिखोगे तो लिखोगे कैसे? दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ बताता है दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस। बेटा जब वर्ड आता है गिवन मास, यानी मास फिक्स है, एक खास मास दिया गया है। हम मान के चलते हैं मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और उसका फिक्स मास है 44 ग्राम, तो वो उसके एक मोल का क्या होगा? मास होगा। तो अब मैं ये बताना चाहता हूं कि एक मोल के अंदर पार्टिकल की तादाद फिक्स होती है, चाहे एक मोल हो, आधा मोल हो, 2 मोल हो, ऐसे इफेक्ट नहीं पड़ता। जब एक फिक्स मोल हो जाते हैं तो पार्टिकल की तादाद भी फिक्स हो जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो गए हैं। तो जब भी आपसे कहा जाए गिवन मास, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गिवन मास, तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट तस्वर किया जा रहा है, नंबर ऑफ ग्राम या नंबर ऑफ मास को कांस्टेंट तस्वर किया जा रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कांस्टेंट तस्वर किया जा रहा है, क्योंकि एक खास मास में खास मोल होते हैं और खास मोल में खास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आप हमेशा पढ़ते हो कि एक मोल में एक एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल होते हैं। तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम ले लूं तो एक मोल के बराबर होगा, और उसमें पार्टिकल की तादाद 6.02 इंटू 10⁻23 होगी, और उसका मास भी फिक्स है 44, मास भी फिक्स, पार्टिकल भी फिक्स्ड। ठीक है, और क्या कह सकते हैं कि उसकी मिकदार भी फिक्स। अब ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, बट आप इतना कंफ्यूज ना हो, बस आप ये लिखें दिस लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, यानी एक गैस का खास मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब अगर ये खास मास लिया जाए जो कहाँ पर है, जैसे समझ लीजिए ये आपके पास एक खास वजन रखने वाला मॉलिक्यूल्स की तादाद है, ये कह लो गैस का वॉल्यूम है। तो वो कहते हैं जो वॉल्यूम है किसी खास गैस का, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अब आप समझो क्या बात समझने की कोशिश की गई। एक तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि जब हमने प्रेशर को बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम जो पहले यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है अब यहाँ पर कम दिख रहा है। ओके, अब इसी चीज को यहाँ भी देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये प्रेशर है। ठीक है, ये प्रेशर डबल हो गया, डबल वेट रख दिया। ये ग्रीन कलर में क्या है, पिस्टन है। तो अगर आप पिस्टन को मूव करते हो, हम मान के चलते हैं कि ये आपके पास पिस्टन है और इसको हम मूवेबल पिस्टन बोल रहे हैं, तो जैसे ही आप इस पर वजन बढ़ाएंगे, यानी इसका ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे एक्चुअली, तो प्रेशर के बढ़ाने पर ये नीचे चला जाएगा पिस्टन, और जो पहले पिस्टन ऊपर था और जगह ज़्यादा यहाँ पर मौजूद थी गैस ऑक्यूपाई करने के लिए, वो जगह अब कम हो गई है, और पार्टिकल की तादाद यहाँ पर सेम है। जितने नंबर ऑफ मोल यहाँ पर हैं उतने नंबर ऑफ मोल ये मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं। तो अब आपने दो डायग्राम से ये बात सीखी कि एज वी इंक्रीज द प्रेशर ऑन द कंटेनर या पिस्टन देन द वॉल्यूम डिक्रीजेज। अगर हम प्रेशर को डबल कर दें तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, और ये आपके जैसे मैंने कहा एमसीक्यू के तौर पे भी आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको स्टेटमेंट समझाई, फिर मैंने आपको उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बताई, फिर मैंने आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन से बताया कि आप इसको कैसे करोगे। अब यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, यानी काइनेटिक थ्योरी कहती है द प्रेशर एक्सर्टेड, जो प्रेशर आपने लगाया बाय द गैस इन द कंटेनर इज कॉज्ड बाय द कोलिजन। अच्छा, अब यहाँ पर दो किस्म के प्रेशर हैं। एक प्रेशर तो वो है जो आपने अभी महसूस किया कि भाई हम पिस्टन पे जितना जोर लगाएंगे उतना पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, और ये भी आपके पास एक प्रेशर है। अगर मैं कहूँ कि जो हमारे पास यहाँ पर गैस के पार्टिकल हैं, जब गैस के पार्टिकल जाकर टकराते हैं, ठीक है, आपस में और कंटेनर की दीवार पर, तो वहां पर भी एक फोर्स लगाते हैं, और ये फोर्स किसी एक खास एरिया पे अगर समझी जाए तो प्रेशर है। तो एक प्रेशर वो भी है जो गैस कंटेनर के अंदर लगा रही है, ताकि जब वो जाके टकराए ऊपर नीचे दाएं बाएं तो क्या होगा, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। इसलिए ये जो बैलून है, गुब्बारा है, वो गोल रहता है, क्योंकि हर जगह पार्टिकल जोर लगा रहे हैं बराबर बराबर मिकदार में कि वो बाहर निकल सके, यानी उसका अपना गैस का प्रेशर
एक गुब्बारे को बिल्कुल गोल रखता है, चौकोर नहीं बनाता। अब यही बात आपने यहाँ पर सीखी कि प्रेशर अंदर से भी लग रहा है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इन द कंटेनर इज कॉज्ड बाय द कोलिजन, यानी कि जो गैस का प्रेशर है अंदर वो उसकी टकराव की वजह से है, उसके मॉलिक्यूल के टकराव की वजह से। कहाँ टकरा रहे हैं? वॉल ऑफ द कंटेनर पर। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं कि प्रेशर इज द नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उतना क्या होगा, एक खास टाइम के अंदर टकराव होगा, उतना ही प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ, देखो अब आपने सवाल का जवाब देना है, ये सवाल का जवाब अहम है। वो क्या? अगर ये आपके पास कंटेनर है या सिलेंडर भी मान सकते हैं इसको, इसमें पिस्टन लगा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ, यानी कि पहले एक वेट था, अब मैंने 2 वेट रखे तो ये आ गया है नीचे। अब मुझे एक बात बताओ, नीचे आने पर गैस का अंदर का प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? दोबारा सुन लो, प्रेशर पहले जितना भी था, अब मॉलिक्यूल आ गए करीब करीब, अब अंदर का प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? जी, काफी बच्चों ने दुरुस्त जवाब दिया। जाहिर सी बात है, जब जगह कम होगी, यानी एक खास जगह जो छोटी हो गई है, वहां पर कुलयन ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले मॉलिक्यूल को सफर करके जाना पड़ता था। अब मॉलिक्यूल को ज्यादा सफर करना नहीं पड़ेगा, मॉलिक्यूल करीब करीब है और टकराना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है कि अगर आप पिस्टन को नीचे करो या गैस का वॉल्यूम पहले की निस्बत कम कर दो, तो नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, ये समझ लो जो कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन्स कर रहे हैं, एक खास टाइम में वो बढ़ जाएंगी। तो ये आपके काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ने या काइनेटिक थ्योरी ने, यहाँ बुक ने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का इस्तेमाल नहीं किया, काइनेटिक थ्योरी कहा है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, यानी ये वर्ड ही ठीक है, यहाँ पर बेहतर है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर तो हमने ये सीख लिया, अब बुक में ये कैसे लिखा है ये चीज मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अब यहाँ पे लिखा, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इन द कंटेनर इज कॉज्ड बाय द कोलिजन। यही मैंने अभी बात बताई आपको कि कोलिजन्स की वजह से प्रेशर जनरेट होता है। फिर लिखता है ये कब होगा? जब दीवारों से टकराव होगा। अब यही चीज एज अ एमसीक्यू भी ली जा सकती है। अब मैंने यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 एमसीक्यूज बनाए। तो पहले एमसीक्यू का मतलब वही था कि कोलिजन्स की वजह से प्रेशर बनता है। नंबर 2, द प्रेशर चेंज डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जितने मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा हो गई, देखो बेटा, अगर मैं कहूं कि मॉलिक्यूल की तादाद दोनों जगह बराबर है तो कम वॉल्यूम में वो पार्टिकल ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, और अगर मैं यहीं पर पार्टिकल की तादाद बढ़ा दूं तो भी कोलिजन्स बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाए या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाए, दोनों सूरतों में क्या होगा? ज्यादा प्रेशर लगेगा अंदर की जानिब। फिर उसके बाद लिखता है, ये दूसरी बात हो गई, when the pressure on the given mass of a gas is increased at constant pressure it will decrease the distance between its molecules। अब वो कहता है when the pressure on the given mass of a gas is increased, पहले प्रेशर कम था, अब प्रेशर आपने बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब हो गए, तो कहता है द डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इस तरह से वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। पहले वॉल्यूम ज्यादा है, अब वॉल्यूम कम है। तो जो बुक के अंदर लिखा है उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। फिर आगे लिखता है इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी रिड्यूस्ड, अगर आपने गैस का वॉल्यूम पहले की निस्बत थोड़ा कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ये भी एक पॉइंट आ रहा है आपके पास, तो कर दिया तो क्या होगा? तो कहता है टू 1/2 द ओरिजिनल वॉल्यूम इट विल डबल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट। देखो नंबर ऑफ कोलिएंट्स, ये वाली बात बड़ी अहम रहेगी। वो कहता है, देखो वर्ड समझना इस चीज को, पहले उसने बात और तरीके से की है, अब वो कह रहा है कि जब आप इसके प्रेशर को कम कर देते हैं तो इफ, यानी कैसे कम करते हैं? इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस रिड्यूस, कैसे? वॉल्यूम को कम करके। ठीक है, बेशक आप प्रेशर का जिक्र इसमें ना करें तो क्या होगा? इट विल डबल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। जहां सपोज कीजिए एक खास जगह पर जहां पहले एक मॉलिक्यूल टकराता था, अब उसी एक खास जगह पर 2 मॉलिक्यूल टकराएंगे, यानी कि ज्यादा कोलिजन होने लगेगी। तो ये आपके पास, ये भी आपके पास एक एमसीक्यू बन सकता है। आगे लिखता है हेंस द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट ऑफ टाइम ऑन द सेम एरिया ऑफ द सरफेस विल बी डबल्ड। यानी यही बात उसने कही है कि किसी एक खास एरिया पर मॉलिक्यूल्स के टकराने की रफ्तार कह लो, मॉलिक्यूल के टकराव को कह लो, यानी कोलिजन्स कह लो, वो डबल हो जाएगी।
यानी अगर आपने वॉल्यूम क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो पार्टिकल्स के टकराना डबल हो जाएगा, कोलिजन डबल हो जाएगी। किसी एक खास जगह के ऊपर एरिया पर जो लगने वाली फोर्स है वो डबल हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो मैथमेटिक्स है थोड़ी सी, इसके एमसीक्यूज बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब आप आ जाएं इसके बाद आगे। इसके बाद आगे लिखता है एज अ कंसिक्वेंस, नतीजा ये है of these collision the pressure of the gas will also be double। अब जाहिर सी बात है कि यहां पर गैस के मॉलिक्यूल जो टकरा रहे थे, अब वो ज्यादा टकरा रहे हैं, तो फिर प्रेशर भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात इसने यहां पर लिखी है। अब एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है these observation from the basis of the pressure volume relationship first observed by the Irish chemist रॉबर्ट बॉयल। तो ये रॉबर्ट बॉयल का एक छोटा सा एमसीक्यू बना लें, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रॉबर्ट बॉयल ने क्या लॉ दिया, उसका क्या कानून है। वो जो मैंने आपको यहाँ लिख के बताया वो यही शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ तक तो हो गया बेटा, और साथ ये भी लिखना, मैथमेटिकल फॉर्म तक लिखना है हमेशा आपने, तो ये मुकम्मल हो जाएगा। इस तरीके से बेटा आपका ये लॉ कंप्लीट होता है। और यहाँ पर एक एक्टिविटी आती है, मैंने इस एक्टिविटी को बाकायदा तौर पर यहाँ पर एज एन एक्सपेरिमेंट समझा दिया है, और ये आपका भी कवर हो गया। अगर आप इसको रीड कर लेंगे तो ये आपसे हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप पर, जिसको चार्ल्स ने दिया था। अब चार्ल्स क्या कहता है, वो ये कहता है, वही जैसे मैंने कहा स्टेटमेंट देंगे, अगर आप ये भी याद कर लो ना तो आपको स्टेटमेंट याद हो जाएगी। जैसे कि देखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, वही का वही लिखा है, एक ऐसी गैस है जिसका आपने खास क्या ले लिया, मैस ले लिया है, यानी नंबर ऑफ मोल फिक्स कर दिए हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स कर दिए हैं। कहता है ऐसी गैस का वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और टेम्परेचर को आपने हमेशा बेटा केल्विन में लेना है, केल्विन में। अगर सेल्सियस में लेंगे तो ये लॉ काम नहीं करता। और फिर आपने यहाँ तक लिखा, ये 2 नंबर का सवाल भी हो गया, ये चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट भी हो गई। अब आप आ जाए इसको समझने के लिए। देखो आप बड़ा आसानी से समझो। सबसे पहले आपने बात याद रखनी है कि जब भी आप ये काम करोगे एट कांस्टेंट प्रेशर पर करोगे, ठीक है। यानी अब मैंने ये प्रेशर और ये प्रेशर क्या रखा है, कांस्टेंट, यानी सेम रखा है, ऐसे कह लो। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि जब आपने क्या किया, चूल्हा नहीं जलाया, ठीक है, यानी कि आपने स्टोव ऑन नहीं किया, आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, तो एक खास टेम्परेचर पर एक खास वॉल्यूम है। वॉल्यूम को आप यहाँ पर तस्वर कर सकते हो कि ये आपके पास वॉल्यूम है। हम मान के चलते हैं कि इस वॉल्यूम का नाम V1 है, और इस वक्त जो नजर आ रहता है, देखो अगर रूम टेम्परेचर को देखो तो इस वक्त भी कोई टेम्परेचर होगा, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर ये वाला वॉल्यूम है। प्रेशर आपके पास जो भी है, अब प्रेशर आपने वही रखना है, यानी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन नीचे की जानिब आपने यहाँ पर आग लगा देनी है। जब चूल्हा जला देंगे और आग यहाँ पर चलेगी तो क्या होगा, तो आग के लग जाने के बाद पार्टिकल्स के दरमियान वाइब्रेशन बढ़ेगी, पार्टिकल थोड़े दूर दूर भागेंगे, जब दूर दूर भागेंगे तो जाके टकराएंगे, कोलिजन्स बढ़ जाएगी, वो कहेंगे हमें निकालो, पीछे हटो। तो बात यह है कि ये जो आपके पास बेटा हिस्सा है, इसके ऊपर जोर लगेगा, यानी पिस्टन के ऊपर अंदर के प्रेशर की वजह से जोर लगेगा, और ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से अब गैस ज़्यादा जगह घेरेगी, और इसका नाम V2 रख लें। मतलब जो वॉल्यूम 2 है वो ज़्यादा है वॉल्यूम 1 से, क्योंकि जो आपके पास पहली सिचुएशन है यानी टेम्परेचर है वो कम है 25 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे में हम मान के चलते हैं कि टेम्परेचर चला गया, सपोज कीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पर, यानी डबल हो गया। तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यानी 25-50 लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ये आपको समझाने के लिए बताया है कि टेम्परेचर कम था तो वॉल्यूम कम था, जब टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया। मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी मौजूद है। अब चलो थोड़ा सा और आगे, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। अब काइनेटिक थ्योरी को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है बेटा कि अगर आप इसको एक लाइन को याद कर लो तो ऑटोमेटिकली आपके सारा का सारा जो बुक में लिखा है वो कवर हो जाएगा। आपने कहना है कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो एवरेज स्पीड मॉलिक्यूल भागना शुरू कर देंगे। जब भागेंगे तो क्या करेंगे, टकराएंगे,
तो कुलैयन ज़्यादा मिकदार में हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी, हार्डली हो जाएगी, मतलब जल्दी-जल्दी से होने लगेगी। हार्ड कुलैयन, हार्डली कुलैयन नहीं, हार्ड कुलैयन। और जब ज़्यादा कुलैयन होगी तो ज़ाहिर-सी बात है अंदर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और जब प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे अभी हमने कहा, अंदर की तरफ गैस जब ज़ोर लगाती है हर जगह पर और कहती है कि मुझे बाहर निकलने दो, तो जब अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब आपकी बुक ने इसको जैसे भी लिखा है, लिखा यही है, लेकिन आप इसको अपने अल्फाज में कैसे लिख सकते हो पहले वो देख लो, फिर बुक से भी देख लेना। When the temperature increases, then average speed of the molecules increases. As a result, the more collisions takes place and the pressure will increase inside the container, and therefore, yeah, hence, चुनांचा, the volume of the gas also increases. तो बुक ने ये भी लिखा कि फाइनली, मैंने लिखा फाइनली, टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ये सारी बातें जो बुक ने की हैं, मतलब मैं इन्हीं चीज़ को, यानी ये मैंने तो 2 लाइनों में, बल्कि समझो 1 लाइन में ही मैंने कवर कर दिया है। बुक ने इसको 2-3, या इसमें मैंने 2 बड़े पैराग्राफ में लिखा है। मैं बुक का भी आपको दिखाता हूँ, और जो बच्चे अभी बेटा सब्सक्राइब नहीं किए हुए लाजमी कर लो, क्योंकि अब आने वाले हैं लेक्चर्स बहुत ज़्यादा तरतीब के साथ, और आप मिस ना कर दो, इसलिए मोर अपडेट्स के लिए लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करके चलो बेटा। अब देखो भाई, अब यहाँ आप आ जाओ पर, अब बुक में जब आप आओगे तो बुक के अंदर बेटा आपके पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो है टेम्परेचर वॉल्यूम। अब यहाँ पर यानी टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ के बारे में, जो अभी हमने डिस्कस किया है वही चार्ल्स लॉ आपको यहाँ पर नजर आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये डायग्राम्स को मैंने ज़रा इजी कर दिया आपके लिए, तो आप ऐसे ही बना लेना, कोई ऐसा मसला नहीं, पर बनानी ज़रूर है। देखो बेटा, बाद बच्चे पता करते हैं सर डायग्राम बनानी है या नहीं बनानी। जो बुक की डायग्राम है वो आपने ज़रूर बनानी है, जो मैं एक्स्ट्रा बना देता हूँ वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आप टाइम के अंदर कवर कर सकते हो, उसको बना सकते हो, तो वो आपका एक प्लस पॉइंट है और यकीनन आपके मार्क्स को कभी कटने नहीं देगा। लेकिन अगर आप ऐसा ना करो कि आप इजाफी लिखते रहो और असल चीज़ छोड़ दो, और ये भी हो सकता है कि आपका कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाए, या आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ही मिस हो जाए, ऐसा नहीं करना। फिर आप सिर्फ उतना ही करो जितना बुक के अंदर है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है आखिरी वाली बात, जो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है चार्ल्स लॉ के बाद दिस लॉ स्टेट्स दैट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, ये आपने ऐसा याद कर लेना है। ये इसलिए मेंशन किया, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, फिर उसके बाद आप चलो वापस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, जैसे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। अब अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी में जो आगे मैंने लाइन समझाई है आपको, ठीक है, वो लाइन जो आपके पास है, जैसे ये है पूरी की पूरी, टेम्परेचर, एवरेज स्पीड, कुलियन, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें बुक ने कैसे लिखी हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, वो कहता है कि इस थ्योरी के मुताबिक टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा, इससे एवरेज स्पीड बढ़ेगी, इससे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ेगी, और इसकी वजह से क्या होगा, मोर फ्रीक्वेंट एंड हार्डर कुलियन, जल्दी जल्दी और तेज कुलियंस होंगी, ठीक है, विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, और जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आपने देखा मैंने एक लाइन के अंदर ये सारा लिख दिया, और अभी भी आगे चल रहा है। इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट, अगर आप प्रेशर को वही रहने दो, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास प्रेशर है और ये प्रेशर है, दोनों प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है आपके पास। अगर प्रेशर कांस्टेंट रख दिए जाएं तो कहता है द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, और आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, तो कहता है इंक्रीज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो पहले वॉल्यूम कम था और अब वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और फिर उसके बाद लिखता है दिस मे बी विजुअलाइज्ड, आप इसको देख भी सकते हो कैसे, इफ अ गैस इज टेकन इन द सिलेंडर, अगर आप एक गैस को सिलेंडर में रख लो, ये आपके पास गैस है और ये सिलेंडर में पड़ी हुई है, फिर क्या होगा, टू विच अ पिस्टन इज अटैच्ड, इसमें पिस्टन भी लगा हुआ है, व्हेन गैस इज हीटेड द पिस्टन मस्ट मूव अप, कहते हैं जब आपने इसी गैस को हीट किया तो पिस्टन क्या हो गया, ऊपर की जानिब चला गया। और फिर वो लिखता है
इफ द प्रेशर इज टू रिमेन कांस्टेंट, लेकिन इस वक्त आपने प्रेशर को वही रखना है, क्योंकि अगर आपने प्रेशर को बढ़ा दिया तो फिर आप बेशक यहाँ पर गर्म भी कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, लेकिन प्रेशर के बढ़ाने से फिर वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ पाएगा जितना कि बढ़ना चाहिए। इसलिए प्रेशर को कांस्टेंट तस्वर किया जाता है और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। और फिर उसके बाद बेटा लास्ट बात आती है, ये फ्रेंच साइंटिस्ट था जैक्स अलेक्जेंडर चार्ल्स, ठीक है, समड अप दीज ऑब्जर्वेशंस, और उसने फिर ये नतीजा दिया जो मैंने आपको पहले से समझा दिया है। अब आप चलते हैं मजीद आगे, और वो एवोगैड्रोस लॉ के बारे में है। अब एवोगैड्रो लॉ के बारे में पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे। यहां पे आ जाओ। अब वो कहता है एवोगैड्रोस लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ क्या कहता है, अगर इक्वल वॉल्यूम्स हों, देखो बेटा ये हमारे पास दो गैसेस हैं, इसका नाम मैंने ए गैस रखा है और इसका नाम मैंने बी गैस रखा है, और दोनों का जो वॉल्यूम है V1 और V2, यानी यहाँ का जो वॉल्यूम है V1 और इधर का जो वॉल्यूम है V2, ये आपस में बराबर है, बराबर। तो अगर इक्वल वॉल्यूम लिए जाएं ऑफ डिफरेंट गैसेस, गैसेस कौन सी हैं, डिफरेंट, मस्ट कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कहते हैं जितने मॉलिक्यूल की तादाद यहाँ है उतने ही मॉलिक्यूल की तादाद यहाँ है, तो मॉलिक्यूल की तादाद बराबर हो जाएगी। लेकिन तब जब आपका जो, देखो ये हमने जो रखा है यहाँ पर, ये प्रेशर है, ये एक तरह का वेट है, ये प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। मान के चलते हैं कि रूम टेम्परेचर है और हम कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल कोशिश क्या करें, इन लॉज के अंदर आपने केल्विन में टेम्परेचर लेना है, तो 25 की जगह बनेगा 298 केल्विन, ठीक है। तो फिलहाल मैं आसानी के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन केल्विन में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा अब सुनो, अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट और प्रेशर भी कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट रखने के बाद और क्या होगा, अगर वॉल्यूम बराबर है, अगर वॉल्यूम बराबर है तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। यानी आप ये लिख सकते हो, इफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इसका मतलब है अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल भी बढ़ेगा। अभी फिलहाल मैंने आपको ये वाली स्टेटमेंट समझाई है कि इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं, लेकिन अगर आप इस वाली डायग्राम पे आ जाओ, तो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है मैंने गैस ए ही ली है, लेकिन बस फर्क ये है कि इस पहली वाली गैस पर प्रेशर सेम है दोनों पर, लेकिन बात यह है कि इस गैस को अगर हम बढ़ा दें, गर्म नहीं किया, गैस और भर दी है, डबल कर दी है गैस, तो फिर गैस अगर डबल कर दी है तो फिर वॉल्यूम भी डबल हो जाना चाहिए। तो ऐसा ही है, ये वाला वॉल्यूम हाफ है, ये वाला वॉल्यूम डबल है, तो अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाते हो तो भी वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाते हो, नंबर ऑफ मोल बढ़ाते हो, मोल और मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब मोल बोले जाएं तो समझ लीजिए मॉलिक्यूल बोले जा रहे हैं, यानी ये डिपेंड करता है, अगर आपको समझने में जो आसान लगे वो याद कर लो। तो नंबर एन का मतलब आमतौर पे नंबर ऑफ मोल्स है, और किसी शय में मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए किताब मॉलिक्यूल का जिक्र ज़्यादा करती है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर हमने बढ़ा दिए तो वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो ये स्टेटमेंट समझ में आ गई आपको, ये वाली स्टेटमेंट भी समझ में आ गई आपको। और फिर अब आ जाओ आखिरी बात पर जो किताब में शुरू में लिखी होती है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी। अगर आप काइनेटिक थ्योरी के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो क्या कहती है, तो कहता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। मतलब एक खास एरिया के ऊपर अगर कोलिजन ज्यादा हो रहे हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी उस पार्टिकल की तादाद जो वहां मौजूद है सिलेंडर में वो ज्यादा है। जितने पार्टिकल की तादाद बढ़ जाएगी उतनी कोलिजन्स भी बढ़ जाएगी, उतना प्रेशर भी बढ़ जाएगा और मॉलिक्यूल की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो यहां भी मैंने आपके सामने एक लाइन लिखी है, इस चीज को दिमाग में डाल लिया करो, अच्छे तरीके से समझ लिया करो। जब तक आप इसको अच्छी तरह नहीं समझेंगे आपको लिखना नहीं आएगा। सारी की सारी यानी बड़े बड़े पैराग्राफ्स की जो राइटिंग्स हैं उसको मैंने सम करके छोटा करके यहाँ लिख दिया है, और अगर आप इसको दोबारा फैला लोगे तो वो आपकी बुक की वर्डिंग बन जाएगी। तो प्रेशर इज, या प्रेशर, इफ द प्रेशर इंक्रीजेज द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया आल्सो इंक्रीजेज एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेज। ये भी कह सकते हैं, यूं भी कह सकते हैं कि अगर आप पार्टिकल की तादाद बढ़ाओ तो कोलिजन पर क्या असर पड़ेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, बढ़ जाएगी। अगर हम कहें मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ गई है तो कोलिजन बढ़ जाएगी, कोलिजन बढ़ जाएगी तो प्रेशर भी
बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे की यानी कि तरतीब में चलनी है। अगर आप इसको पहले डिस्कस करते हो स्पीड के साथ तो कर सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल को स्पीड से डिस्कस करना चाहो तो कर सकते हो, प्रेशर को कोलिजन के साथ भी डिस्कस कर सकते हो, प्रेशर को नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ भी कर सकते हो। तो ये जी आपके पास क्या हुआ, एक एवोगैड्रो लॉ का छोटा सा यानी कि खुलासा, और साथ साथ अब आ जाए बुक पर। बुक में क्या लिखा है इसके बारे में वो भी हम समझ लेते हैं। तो यहां पर जो एवोगैड्रोस लॉ है, सबसे पहले आप नीचे आ जाएंगे, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, और साथ साथ इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखी है। मैथमेटिकल फॉर्म भी आप लाजमी तौर पर लिखो, और ये लिखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद वो कहता है, ऊपर चलो वापस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है, जो मैंने अभी आपको बताया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू द नंबर ऑफ कोलिजन, यानी प्रेशर किसकी वजह से, कोलिजन की वजह से, ऑफ इट्स पार्टिकल पर यूनिट एरिया। ठीक है, दिस इन टर्न डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर स्पीड। यही चार बातें मैंने आपको वहां पर शुरू में लिख के दी थी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यानी प्रेशर, कोलिजन पर यूनिट एरिया, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड स्पीड, तो सेम टू सेम चीजें यहाँ पर लिखी हैं। फिर आगे चलो, अब वो कहता है इफ यू हैव टू कंटेनर्स। अब ये क्या है, इफ यू हैव टू कंटेनर, अगर आप टू कंटेनर की जगह या नीचे ऐसा करो, लाइन लगा लो, यानी कि हम बात कर रहे हैं टू कंटेनर्स की जिनके अंदर सेम गैस मौजूद है, यानी सेम गैस की मिकदार मौजूद है। तो यही वो दो कंटेनर्स हैं जिनके अंदर सेम गैस की मिकदार मौजूद है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर इनका टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है। इसी तरह आगे लिखा है इफ यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द गैस, अगर आप गैस की मिकदार बढ़ा दो, जैसे मैंने दूसरे आपको यानी यहां पर दिखाया दूसरी क्या कह लें पिक्चर में, कि गैस की मिकदार आपने बढ़ा दी, ए ही है गैस एक ही तरह के, पर मिकदार बढ़ा दी, तो क्या होगा कंटेनर के अंदर, तो फिर उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और फिर ऊपर आ जाएगा पिस्टन। और फिर वो लिखता है टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, अभी भी अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस मस्ट इंक्रीज। तो क्या होता है, आपका प्रेशर पहले भी इतना था, इतने वजन का था, पी कह लो उसको, अभी भी उतना है, लेकिन इस प्रेशर को मेंटेन करते हुए जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है, क्योंकि आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दिए हैं। फिर वो कहता है लास्ट में, बेटा जी, दिस लार्जर वॉल्यूम कंपनसेट फॉर द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ पार्टिकल। ये वॉल्यूम क्यों बढ़ा है, ताकि ज्यादा पार्टिकल को अकोमोडेट कर सके, रख सके। एंश्योरिंग द प्रेशर रिमेन्स द सेम, इस तरह प्रेशर, अंदर का प्रेशर सेम रहेगा। समझो कि आपके पास घर में कमरा है, मेहमान ज्यादा आ गए हैं, अगर तो मेहमान थोड़े कर लिए जाएं तो उस कमरे के हिसाब से ठीक रहेंगे, लेकिन अगर मेहमान ज्यादा हैं तो कमरा बड़ा करना पड़ेगा। चाहे अब आपके पास थोड़े मेहमान छोटे कमरे में या ज्यादा मेहमान बड़े कमरे में हो, दोनों सूरतों में आप इजीली उनको बैठा सकते हो, मतलब प्रेशर मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आपने उस छोटे से कमरे में सारे मेहमानों को इकट्ठा बैठा दिया तो कोई खा पी नहीं सकेगा, बात नहीं कर सकेगा, सब कंजस्टेड हो जाएगा और प्रेशर अंदर बढ़ जाएगा, ऐसे समझ लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल्स की तादाद बढ़ जाए तो फिर वॉल्यूम को भी ज़्यादा होना चाहिए। फिर वही यही बात लिखता है बेटा, देयरफॉर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिंपली रिक्वायर्स अ लार्जर वॉल्यूम। तो मॉलिक्यूल को ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए अगर मॉलिक्यूल की तादाद, पार्टिकल की तादाद या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए हैं तो। अच्छा, ये मैंने अब आपके सामने एवोगैड्रो लॉ भी बता दिया। अगर जैसे मैं लिख रहा हूं कि एवोगैड्रोस लॉ में हमें दो तरह से समझाया किताब ने, कि अगर दो अलग किस्म की गैसेस हों और वो सेम वॉल्यूम में हो तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। यानी अगर हम कहें V1 और V2 सेम है तो हम कहेंगे N1 और N2 भी सेम है। ये एक तरीके से समझाया बुक ने। और एक तरीका बुक ने ये इख्तियार किया कि उसने कहा कि अगर हमारे पास गैस तो सेम है, लेकिन इन गैस की मिकदार को अगर हम बढ़ा दें तो ज़्यादा वॉल्यूम देना पड़ेगा ताकि उसके प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। जितना प्रेशर अभी इतना यहाँ पर है, जितना खाना आप इन मेहमानों को खिला रहे हो, अब उसी तरह से खाना जो है दूसरे मेहमानों को भी खिला सकते हो, क्योंकि वो भी खुले खुले होकर बैठ गए हैं ज़्यादा वॉल्यूम लेकर। तो बेटा ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है, थोड़ा सा गला खराब है, ज़्यादा मैं ज़्यादा नहीं बोल पाया हूँ, बट उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी किस्म की आपको समझ नहीं है या कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।